जय हिंद डियर स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम लोग डील करने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ पुल्ली। और कॉम्बिनेशन ऑफ पुल्ली में आप दो तरीके की कह सकते हैं कि कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, जिससे कि मैकेनिकल एडवांटेज दो से ज़्यादा होगा। और ये मैं आपको बता दूं, ये क्लास 10th ICSE चैप्टर 3 जो मशीन है, यह है उस चैप्टर का पार्ट बी हम लोग कर रहे हैं। तो आज के इससे पहले जो लेक्चर हुआ है उस लेक्चर में हम लोगों ने दो तीन लेक्चर किया है। फर्स्ट लेक्चर में हमने बात की है कि पुल्ली क्या होता है, सिंगल फिक्स्ड पुल्ली क्या होता है, और फिर हमने पहले ही लेक्चर में बात कर ली है कि सिंगल मूवेबल पुल्ली क्या होता है। दूसरे लेक्चर में हमने बात की कि किस तरीके से हम डायरेक्शन की इफ़र्ट के डायरेक्शन को हम चेंज कर सकते हैं, यानी कि वे टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ इफ़र्ट। और तीसरे लेक्चर में हमने बात कर लिया है कि तीसरे लेक्चर में हम तीसरा यही वीडियो है, इसमें हम यही बात करने वाले हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ पुल्ली क्या होता है। तो हम अभी तक देखे हैं, क्या देख लिया है हम लोगों ने कि हमने चाहे सिंगल फिक्स्ड पुल्ली यूज किया और चाहे हमने सिंगल मूवेबल पुल्ली यूज किया, चाहे जो भी पुल्ली यूज किया। सिंगल फिक्स्ड पुल्ली में तो हमने देखा मैकेनिकल एडवांटेज एक ही आया, सिंगल मूवेबल पुल्ली में हमने देखा मैकेनिकल एडवांटेज 2 आ गया। लेकिन आप एक बात बताना कि अगर हम चाहते हैं कि हम कम से कम इफ़र्ट लगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोड को हम क्या करें, ओवरकम कर दें, क्योंकि आज की जो जनरेशन है, ये जनरेशन आज की ही नहीं, हमेशा से लोगों का ये थॉट रहा है। वो ऐसा सोचते हैं कि हम कम काम करें, यानी इनपुट कम करें और आउटपुट हमको ज़्यादा मिल जाए। आउटपुट का मतलब हमारा यहाँ लोड से है और इनपुट का मतलब हमारा यहाँ इफ़र्ट से है। तो हम कम इफ़र्ट लगाएं और हमें लोड ज़्यादा उठ जाए या लोड ज़्यादा मिल जाए, यानी कि हम कम इनपुट करें और ज़्यादा आउटपुट हमको मिल जाए। तो ऐसे केस में मैकेनिकल एडवांटेज 2 से तो काम नहीं चलेगा। हमें अगर मैकेनिकल एडवांटेज 2 से ज़्यादा मिल जाए, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12 जितना भी मिल जाए, तो वो फिर हमें कहीं ना कहीं ये इंडिकेट करेगा कि हमारा इनपुट कम हो रहा है, यानी इनपुट रिड्यूस हो रहा है और आउटपुट हमारा बढ़ रहा है। ठीक है, तो इस वे में अगर हमको काम करना है तो हमको एक पुल्ली या दो पुल्ली से काम नहीं बनेगा, हमें कॉम्बिनेशन ऑफ पुल्ली चाहिए। और जब हमें कॉम्बिनेशन ऑफ पुल्ली चाहिए तो हमने कई प्रैक्टिकल किया, उस प्रैक्टिकल के बेसिस पर हमें मैकेनिकल एडवांटेज मोर देन 2 अगर लाना है तो दो तरीके का कॉम्बिनेशन हम लोगों को अच्छे से समझ में आया, जो हमारे लिए बहुत प्रोडक्टिव वर्क के फॉर्म में काम आने लगा। तो जब मैकेनिकल एडवांटेज हमें 2 से ज़्यादा लेना है तो हमने क्या देखा कि हैव लोड वी आर रिक्वायर्ड मैकेनिकल एडवांटेज मच मोर देन 2, सो सिंगल पुल्ली इज नॉट एनफ। हमने क्या देखा कि सिंगल पुल्ली एनफ ही नहीं है जब हमारे लिए मैकेनिकल एडवांटेज 2 से ज़्यादा लेना है। अब जब 2 से ज़्यादा लेना है तो मैकेनिकल एडवांटेज को, तो सिंगल पुल्ली एनफ ही नहीं है, तो हमने दो तरीके का कॉम्बिनेशन देख लिया। तो कॉम्बिनेशन ऑफ द पुल्ली कैन बी मेड इन 2 वे, दो तरीके का कॉम्बिनेशन हमको मिला। एक तो कॉम्बिनेशन हमको मिला कि यूजिंग वन फिक्स्ड पुल्ली एंड सेवरल मूवेबल पुल्ली। एक पुल्ली को तो आप फिक्स करो और सारे जितने भी पुल्ली आप लगा रहे हो उन सबको मूवेबल करा दो। पहला कॉम्बिनेशन तो ये मिल गया हमको, ठीक है। और एक पुल्ली को जहाँ से फिक्स कर रहे हो वो रिजिड सपोर्ट से फिक्स करो उसको। तो हमने क्या किया, पहला जो हमारा हेडिंग है उसी को हमने देखा कि एक पुल्ली को हमने फिक्स कर दिया, ये हमारा फिक्स्ड पुल्ली है, और बाकी जितने भी पुल्लीज हैं इन पुल्ली को हमने क्या कर दिया, इन पुल्ली को हमने मूवेबल कर दिया। ये पुल्ली मूवेबल है, इन पुल्ली की एक्सिस ऑफ रोटेशन इन सारे पुल्ली के क्या है, मूवेबल है, ये मूवेबल पुल्ली हैं। इनको नाम दे दिया ABC, तो ABC आर मूवेबल पुल्ली, बट दिस D पुल्ली इज द फिक्स्ड पुल्ली से हमारा मतलब ये है कि इनका एक्सिस ऑफ रोटेशन हमने फिक्स किया है, और मूवेबल पुल्ली से मतलब हमारा ये है कि इनका एक्सिस ऑफ रोटेशन हमने मूव करने के लिए छोड़ दिया है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और देखें कि यहाँ पर जो स्ट्रिंग ऐसे लगाया मैंने, वो स्ट्रिंग इस तरीके से ऐसे आया हुआ है और यहाँ पर फिक्स कर दिया, और इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये पुल्ली हमने लिया और इसके ओवर से होते हुए यहाँ पर फिक्स कर दिया, और यहाँ पर देखो इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन से लिया और यहाँ पर ले जाके फिर हमने क्या कर दिया, यहाँ पर फिक्स कर दिया। तो आप देख रहे हो कि आप जैसे ही इस वाले इफ़र्ट को खींचोगे तो ये थ्रेड इससे कनेक्टेड है,
तो ये पुल्ली ऊपर की ओर बढ़ेगा। अब ये ऊपर की ओर बढ़ेगा तो ये थ्रेड, ये वाली सेकंड वाली थ्रेड क्या हो जाएगी, ये हमारी स्ट्रेच्ड हो जाएगी। ये स्ट्रेच्ड हो जाएगी तो ये थ्रेड स्ट्रेच्ड हो गया तो ये ऊपर की ओर बढ़ेगा। और अब आप देखेंगे कि ये वाली थ्रेड जो होगी ये स्ट्रेच्ड होगा, ये स्ट्रेच्ड होगा तो ये वाली, ये पुल्ली भी ऊपर की ओर बढ़ेगी और ये यहाँ पर ऐसे नीचे की ओर चल जाएगा। और यहाँ पर लास्ट वाले से हमने लोड को कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। अब आप देखें कि सिंगल सिस्टम, जो इसका नाम है सिस्टम ऑफ वन फिक्स्ड पुल्ली एंड 3 मूवेबल पुल्ली है। ये कैसा सिस्टम है कि 3 हमने मूवेबल पुल्ली लिया, 1, 2 एंड 3, और एक पुल्ली हमने कैसे लिया, एक पुल्ली हमने कैसे लिया, एक पुल्ली हमने फिक्स्ड ले लिया। तो ये क्या है, ये ऐसा सिस्टम है जिसमें एक पुल्ली तो फिक्स्ड है और 3 मूवेबल पुल्ली हैं। 3 कैसे हैं, मूवेबल पुल्ली हैं। ऐसा मैंने सिस्टम ले लिया, ठीक है। ऐसे पुल्ली का हम जरा देखें कि मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा। तो ऐसे पुल्ली का इक्विलिब्रियम कंडीशन में हम कैलकुलेशन करने चल रहे हैं। अगर इसका इक्विलिब्रियम कंडीशन में कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन करते वक्त हम देखें कि इफ़र्ट हमारा कितना है, इफ़र्ट हमारा इस टेंशन के इक्वल है, इस टेंशन के इक्वल है जो कि T3 है। और ये जो हमारा T2 है ये किसके इक्वल है, T2 हमारा किसके इक्वल है, पहले कुछ यहाँ पर मिटा देते हैं। ठीक है, अब आप ज़रा देखें कि ये T3 के इक्वल है और T3 किसके इक्वल है, T3 किसके इक्वल है, ये T3 की हम बात ही ना करें, हम कुछ अलग तरीके से बात करें, ये T2 की बात करें। तो ये T2 किसके इक्वल है, ये T3 और ये T3, ये 2T3 के इक्वल है। अच्छा, बता सकते हो आप कि ये T3 है और ये T3 सेम क्यों है। सेम इसलिए है कि जब तक स्ट्रिंग बदलता नहीं है, जब तक क्या नहीं होता है, जब तक स्ट्रिंग बदलता नहीं है तब तक टेंशन पूरी स्ट्रिंग में सेम रहते हैं। समझ पा रहे हो बात ना। या तो स्ट्रिंग में गांठ लगा दो तब टेंशन चेंज हो सकता है, या तो स्ट्रिंग बदल दो, कनेक्शन इनका बदल दो, यहाँ तक मान लो कुछ दूसरी स्ट्रिंग है, यहाँ कुछ दूसरी स्ट्रिंग है, तो यहाँ पर टेंशन कुछ अलग होगा, यहाँ पर टेंशन कुछ अलग होगा। लेकिन जब एक ही स्ट्रिंग यहाँ से यहाँ तक ऐसे आ रही है तो उसका टेंशन चेंज नहीं होगा, टेंशन सेम ही होगा। तो T2 T3 के इक्वल होगा, ये T3, ये वाली T3, ये T3 और ये T3 के इक्वल होगा, ये T2। और ये T1 किसके इक्वल होगा, ये T1 किसके इक्वल होगा, ये T1 इस T2 और इस T2 के इक्वल होगा, यानी 2T2 के इक्वल होगा। और ज़रा ध्यान से देखो आप, तो ये 2 और T2 किसके इक्वल है, 2T3 के इक्वल है, यानी कि 4T3 के इक्वल है। देखो ये T2 2T3 के इक्वल है, तो 2 2 जब 4T3 हो जाएगा ये, यानी कि T1 जो होगा वो 4T3 के इक्वल हो जाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये इसके इक्वल हो गया तो अब जरा यहाँ का टेंशन देख लो, यहाँ का टेंशन मान लो T है, यहाँ का टेंशन मान लो T है, तो ये T किसके इक्वल होगा, T1 प्लस T1 के इक्वल होगा, यानी कि T इज इक्वल टू 2T1 के इक्वल होगा। ये T1, ये वाला T1 और ये वाला T1, ये T जो है ना, ये वाला T इन 2T के इक्वल होगा। और आप 2 और T1 की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर रखी है, कितनी आती है, 4T3 आ रही है, ठीक है। तो T इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8T3 आ गया। और आप ध्यान से देखें कि ये लोड किसके इक्वल है, ये लोड किसके इक्वल है, ये लोड किसके इक्वल है, तो ये लोड इसी T के इक्वल है, इसी T के इक्वल है, ठीक है, एक्शन एंड रिएक्शन से। तो अगर ये L इज इक्वल टू T लिखें तो T का मतलब हो गया 8T3, किसके इक्वल हो गया, 8T3 के इक्वल है, क्योंकि T की वैल्यू तो 8T3 है ना, तो लोड T3 के इक्वल हो गया, ठीक है। तो वही चीज़ हमने यहाँ कैलकुलेट कर दी है, यहाँ पर कैलकुलेट कर दी है कि इफ़र्ट T3 के इक्वल है, लोड 2T1 के इक्वल है। और यहाँ पर हम देखें कि T1 जो है वो L/2 हो गया है, T1 यहाँ दूसरा मेथड हमने यूज कर दिया, T1 2T के इक्वल हो गया, T2 के इक्वल हो गया, T2 T1/2 के इक्वल हो गया, T2 L/2/2 के इक्वल हो गया, और T2 L/4 के इक्वल हो गया, और T2 2T3 के इक्वल हो गया, T3 किसके इक्वल हो गया, T/2 के इक्वल हो जाएगा, और T3 किसके इक्वल हो गया, L/4/2, यानी कि T3 जो है L/8 के इक्वल हो गया। और ओबियसली अगर आप देखेंगे तो T3 L/8 को हम कैसे लिखेंगे, 8 को हम 2⁻³ लिख सकते हैं। और इस केस में हम देखेंगे कि T3 जो है इफ़र्ट के इक्वल है, तो अब हमारा जो इफ़र्ट इज इक्वल टू
ये जो T3 है, T3 की जगह पर इफर्ट रखेंगे, वो सॉरी वे रखेंगे L/2 रखेंगे, और इफर्ट तो अपनी ही जगह पर रहेगा, इफर्ट तो अपनी ही जगह पर रहेगा। तो हम देखेंगे कि लोड कितना आ गया, 2⁻³ इंटू ई आ गया। इस मेथड से भी हम कहो तो हम कर रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। देखो यहीं पर क्या किया गया है, यहाँ पर रिवर्स चला गया है। जैसे हमने क्या किया है ना, यहाँ से चलना स्टार्ट किया है, यहाँ से चलना स्टार्ट किया है, यहाँ से, लेकिन यहाँ से चल रहे हैं, ये यहाँ से ऐसे चल रहे हैं, इधर से चल रहे हैं, इधर से। T1 की वैल्यू कैलकुलेट किया तो वो T/2 आया, फिर यहाँ से T3 की वैल्यू कैलकुलेट किया, फिर 2T की वैल्यू कैलकुलेट किया, ऐसे कैलकुलेट करते करते उल्टा आ रहे हैं। बेसिकली हम भी वही काम कर सकते हैं। देखो वही काम हम भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं दिखा दे रहे हैं आपको। देखो कैसे कर सकते हैं। हमने क्या देखा कि हमारा लोड 8T3 आया है, इफर्ट हमने क्या देखा है कि वो T3 आया। मैकेनिकल एडवांटेज कैलकुलेट कर लो, लोड अपन इफर्ट होता है। लोड मेरे ख्याल से 8T3 आ गया है, इफर्ट T3 आ गया, ये कैंसिल कर दो, मैकेनिकल एडवांटेज 8 आ गया। अब मैकेनिकल एडवांटेज 8 आ गया तो इसको 2⁻³ लिख सकते हैं, मैकेनिकल एडवांटेज 2⁻³ लिख सकते हैं। अब ये जो 3 है ना, यहाँ पर ये जो 3 है, ज़रा देखो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ मूवेबल पुल्ली रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं, नंबर ऑफ मूवेबल पुल्ली रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं, ये नंबर ऑफ मूवेबल पुल्ली ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो ये 3 है, यहाँ नंबर ऑफ मूवेबल पुल्ली है। अगर इसी सिनेरियो में हम यहीं पर 3 पुल्ली की जगह पर 5 पुल्ली लिए होते, 5 की जगह पर फिर 6 लिए होते, 6 की जगह पर हम 7 लिए होते, 7 8 ऐसे लिए होते ना, तो ये 2 की पावर जो है, ये 2 की पावर ऐसे 4 लेते तो 4 पुल्ली आ जाता। मूवेबल पुल्ली की बात कर रहा हूँ, 2⁵ मूवेबल पुल्ली, 2⁶ मूवेबल पुल्ली, 2⁷ मूवेबल पुल्ली, ऐसे आता चला जाता। इसका मतलब अगर हम एक पुल्ली फिक्स्ड करें और जितने भी सेवरल पुल्लीज हैं उनको मूवेबल कर दें, तो हमारा मैकेनिकल एडवांटेज जो होगा 2 की पावर नंबर ऑफ मूवेबल पुल्ली आ जाएगा, नंबर ऑफ मूवेबल पुल्ली आ जाएगा, नंबर ऑफ मूवेबल पुल्ली है। लेकिन किस केस में है, एक पुल्ली एटलीस्ट फिक्स होना चाहिए, इट शुड बी मस्ट सिंगल पुल्ली इज फिक्स्ड, एक पुल्ली फिक्स्ड होना चाहिए। इसका मतलब मैकेनिकल एडवांटेज जो होगा 2⁻n आ जाएगा, और जहाँ पर n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ मूवेबल पुल्ली, नंबर ऑफ मूवेबल पुल्ली ये रिप्रेजेंट कर रहा है, मूवेबल पुल्ली, ठीक है, मूवेबल पुल्ली ये हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर ये हो जाएगा। अच्छा एक बात और बता दें आपको, मैकेनिकल एडवांटेज अगर आपका 2⁻³ आया है या 2⁻n आया है, मान लो 2⁻n आया है, तो मैकेनिकल एडवांटेज लोड अपन इफर्ट होता है, 2⁻n आ गया है, तो अब आप यहाँ पर लोड इक्वल टू क्या लिखोगे, 2⁻n इंटू इफर्ट, यही तो लिखोगे, 2⁻n इंटू इफर्ट लिखोगे, ठीक है। तो ये फार्मूला आपको मिल जाएगा, ये फार्मूला आपको मिल जाएगा, मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू 2⁻n, और जो जिसकी वैल्यू क्या होगी, जिसकी वैल्यू यानी n की वैल्यू क्या होगी कि वेयर n इज द नंबर ऑफ मूवेबल पुल्ली, n इज द नंबर ऑफ मूवेबल पुल्ली, n इफ n इज द नंबर ऑफ मूवेबल पुल्ली देन दिस फार्मूला विल बिकम्स मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू 2⁻n हो जाएगा। यही मैं आपको समझा रहा हूँ, यही मैं समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। यही सारी चीज़ें हैं। तो मैं एक बार यहाँ से चल दूँ तो ये पूरा टर्म यहाँ तक होते हुए मैकेनिकल एडवांटेज लोड अपॉन इफर्ट हो जाएगा, और यहाँ पर 3 मूवेबल पुल्ली के केस में 2⁻³ हो जाएगा, और इंटू इफर्ट हो जाएगा अपॉन इफर्ट से इफर्ट कैंसिल हो जाएगा, मैकेनिकल एडवांटेज 2⁻³, और जो 3 है वो अगर नंबर ऑफ मूवेबल पुल्ली है, तो अगर मैं n मूवेबल पुल्ली ले लूँ तो वो फार्मूला इस फॉर्म में डेवलप होकर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा फॉर्म था, ये फॉर्म ये था कि जब एक पुल्ली एटलीस्ट फिक्स हो, एक पुल्ली एटलीस्ट फिक्स हो और बहुत सारे पुल्ली कैसे हों, मूवेबल हों, तब की केस में ये सारी चीज़ें थी, ठीक है। हम कर रहे हैं जो लेक्चर, उस लेक्चर का नाम है कॉम्बिनेशन ऑफ पुल्ली। क्या नाम है उसका, कॉम्बिनेशन ऑफ पुल्ली। बहुत सारी पुल्ली को कॉम्बिनेशन करना है, लेकिन हमने जो अभी केस देखा उस केस में हमने क्या देखा कि एक पुल्ली फिक्स्ड करना है, बाकी सारी पुल्ली को मूव कराना है। लेकिन हम देखें कि अगर एक पुल्ली से ज़्यादा फिक्स्ड कर दें और बहुत सारी पुल्ली को मूव करा दें तो क्या होगा, तो उस केस में भी हम लोग देखें। अच्छा कुछ चीज़ें
अभी इस एक पुल्ली फिक्स किया है और बहुत सारी पुल्ली मूवेबल हैं। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें और भी हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि मैकेनिकल एडवांटेज कैलकुलेट किया लेकिन वेलोसिटी रेशियो कैलकुलेट ही नहीं किया। तो वेलोसिटी रेशियो भी हम लोग देख लें क्या होगा। तो वेलोसिटी रेशियो देखो, एज वन एंड ऑफ ईच स्ट्रिंग पासिंग ओवर द मूवेबल पुल्ली इज फिक्स्ड। अगर जितना भी मूवेबल पुल्ली है उसका एक एंड फिक्स्ड कर दिया, और ओबियसली मैंने एक एंड फिक्स्ड कर रखा है। देखो एक एंड फिक्स्ड कर रखा है, देखो ये एक एंड तो फिक्स कर ही रखा है, सबका एक एंड फिक्स्ड कर रखा है। देखो एक एंड जितने भी मूवेबल पुल्ली हैं इन सब के फिक्स कर रखे हैं, तो इन सब के एक एंड हमने फिक्स कर रखा है, ठीक है। तो अगर कह रहा है कि एक एंड अगर जितने भी मूवेबल पुल्ली हैं स्ट्रिंग के उन सबको अगर आपने फिक्स कर रखा है और अदर एंड उस स्ट्रिंग का मूव कर रहे हो, तो वो कह रहा है ना कि वो कितना मूव करेगा, ट्वाइस द डिस्टेंस मूव्ड बाय द एक्सेल ऑफ द मूवेबल पुल्ली, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखें कि लोड अगर हमारा कनेक्टेड है पुल्ली ए से, लोड हमारा पुल्ली ए से कनेक्टेड है और अगर वो एक्स डिस्टेंस चल रहा है, लोड हमारा एक्स डिस्टेंस चल रहा है, तो फिर हम देखेंगे कि स्ट्रिंग कनेक्टेड टू द एक्सेल ऑफ द पुल्ली मूव्ड अप बाय द 2x। एक्सेल कितना चलेगा, 2x चलेगा। पुल्ली को का लोड अगर एक्सेल, एक एंड आपने ऐसे कर रखा है, फिक्स कर रखा है, एक एंड आपने क्या कर रखा है, फिक्स कर रखा है, और एक्सेल से आपने लोड ऐसे कनेक्ट कर रखा है। तो अगर ये लोड हमारा क्या चलेगा, लोड हमारा एक्स डिस्टेंस चलेगा, तो हमारा ये एक्सेल कितना चलेगा, एक्सेल हमारा 2x डिस्टेंस चलेगा। यही आपने लिख रखा है। देखो स्ट्रिंग कनेक्टेड टू द एक्सेल ऑफ द पुल्ली बी का क्या चलेगा, वो कितना चलेगा जी, वो 2x चलेगा। मैं यहाँ समझाता हूँ, यहाँ पर समझाता हूँ, ये यहाँ समझो। पहले तो इसको मिटाता हूँ, मिटा के समझाता हूँ आपको कि क्या मैं यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ आपको। देखो क्या है, कह रहा है देखो मिटा के बताता हूँ कि क्या कह रहा है ये। देखो अगर ए का लोड जो ए से टंगा हुआ लोड है, अगर ये x चलेगा तो बी वाला जो एक्सेल है ये 2x चलेगा। कितना चलेगा, 2x चलेगा। और अगर ये लोड अब 2x चल रहा है, ये लोड कितना चल रहा है, 2x चल रहा है, तो ये वाला कितना चलेगा, 4x चलेगा। और अगर ये 4x चल रहा है तो इसका लोड भी 4x चल रहा होगा, तो ये कितना चलेगा, 8x चलेगा। कितना चलेगा, 8x चलेगा। इसका एक्सेल 8x चलेगा, ठीक है। 8x नहीं चलेगा मतलब यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो 8 हो जाएगा, ठीक है। तो समझ पाए आप क्या होगा, क्या हो रहा है एक्चुअल में। अच्छा इसके लिए नहीं, ये तो फिक्स्ड है, सॉरी ये तो फिक्स्ड है, इसके लिए नहीं, सिर्फ मूवेबल के लिए बताना है, केवल मूवेबल के लिए बताना है। फिर से सुनो कि अगर ये x चलेगा तो इसका एक्सेल 2x चलेगा, और अगर इसका एक्सेल 2x चला तो इसका लोड भी 2x चलेगा। तो अगर इसका लोड 2x चलेगा तो इसका एक्सेल कितना चलेगा, 4x चलेगा। ये आप याद रखो, क्या चलेगा, 4x चलेगा। समझ पा रहे हो बात ना। तो मूवेबल पुल्ली में यही होता है, यही एग्जैक्टली हमने वहाँ पर नोट कर रखा है, जो आपको समझाने की कोशिश मैं कर रहा हूँ इतनी देर से, ठीक है। तो यही मैंने आपको समझाया कि अगर लोड ए से कनेक्टेड है और वो एक्स डिस्टेंस चल रहा है, तो जो मूवेबल पुल्ली का एक्सेल बी है उसकी एक्सिस 2x चलेगी। अब कह रहा है कि स्ट्रिंग कनेक्टेड है एक्सेल सी से कनेक्टेड है, तो सी कितना चलेगा, वो 4x चलेगा। कितना चलेगा, 4x चलेगा। और 4 को हम लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं, ठीक है। और इस कंडीशन में एंड ऑफ द स्ट्रिंग पासिंग ओवर द फिक्स्ड पुल्ली डी, और जो फिक्स्ड पुल्ली डी से उसकी स्ट्रिंग पास हो रही है तो वो कितना चलेगी, वो चलेगा 8x चलेगा। वो कितना चलेगा, 8x चलेगा। अब इफर्ट का डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 8x हो गया। इफर्ट का डिस्प्लेसमेंट 8x हो गया, सॉरी बेटे, इफर्ट का डिस्प्लेसमेंट 8x हो गया, लोड का डिस्प्लेसमेंट x हो गया। मैकेनिकल वेलोसिटी रेशियो कितना हो गई, वेलोसिटी रेशियो कितना हो जाएगा जी, तो वेलोसिटी रेशियो इफर्ट आर्म अपान लोड आर्म होता है। कितना होता है, इफर्ट आर्म अपान लोड आर्म होता है। तो इफर्ट आर्म कितना है, 8x, लोड आर्म कितना है, x, ये कैंसिल, वेलोसिटी रेशियो कितना आया, 8 आया। मैकेनिकल एडवांटेज भी तो इतना ही आया था,
मैकेनिकल एडवांटेज भी तो इतना ही आया था, 8 ही आया था, तो ये हो गया। अब वेलोसिटी रेशियो का फार्मूला क्या हो जाएगा जी? वेलोसिटी रेशियो का फार्मूला क्या हो जाएगा? ये फार्मूला हो जाएगा 2 to the power 3 हो जाएगा, क्योंकि 8 को हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। अब अगर हम देखें कि हमारे पास 3 मूवेबल पुल्ली है और वो 3 को हम n में कन्वर्ट कर दें, हमारे पास n मूवेबल पुल्ली हो गया, और अगर n मूवेबल पुल्ली हो गया तो वी विल गेट द वेलोसिटी रेशियो 2 to the power n। n क्या है? मूवेबल, नंबर ऑफ मूवेबल पुल्ली है। और अब इस कंडीशन में अगर इफिशियंसी हमको आइडियल केस में लेना है तो इफिशियंसी इज द रेशियो ऑफ द मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो। इफिशियंसी यही तो होता है, मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो का क्या होता है जी? वेलोसिटी रेशियो और मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो का रेशियो ही होता है। तो मैकेनिकल एडवांटेज भी 2 to the power n, वेलोसिटी रेशियो भी 2 to the power n। और अब आप देखें कि ये दोनों कैंसिल होकर क्या देगा? 1 देगा, और 1 देगा तो ये इफिशियंसी 100% हो जाएगी। ठीक है, इफिशियंसी 100% हो जाएगी। ये सब आइडियल सिचुएशन है। कैसा है ये? आइडियल सिचुएशन है। इन प्रैक्टिकल सिचुएशन में ऐसा नहीं हो पाएगा, प्रैक्टिकल सिचुएशन में ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो वेट ऑफ द पुल्ली है वो कभी जीरो नहीं हो पाएगा और फ्रिक्शन कभी जीरो नहीं हो पाएगा पुल्ली का। तो मैकेनिकल एडवांटेज थोड़ा सा तो रिड्यूस हो जाएगा, मैकेनिकल एडवांटेज तो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा, बट इफिशियंसी पर कोई फ़र्क, उस पर वेलोसिटी रेशियो पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और इफिशियंसी 100% से थोड़ा सा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, लेस देन 100% हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लेस देन 100% हो जाएगा। मैकेनिकल एडवांटेज रिड्यूस एंड लेस देन, यहाँ पर देखो ये लेस लिखा हुआ है, ये क्या हो जाएगा? एंड इफिशियंसी लेस देन 100% हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये 100% हो जाएगा। इफिशियंसी लेस देन 100% हो जाएगा। ठीक है, यही हो जाएगा एक्चुअल में। ठीक है, यही होगा। आगे बढ़ते हैं। तो एक हमने केस देख लिया, जो केस क्या था कि पुल्ली जो है हमारी, वो पुल्ली एक फिक्स्ड है और बाकी पुल्ली मूवेबल है। उस केस में मैंने मैकेनिकल एडवांटेज क्या देखा? 2 की पावर n के फॉर्म में। वेलोसिटी रेशियो भी हमने देखा आइडियल केस में 2 की पावर n, और इफिशियंसी भी हमने देखा 100% आ रही थी। प्रैक्टिकल केस में थोड़ा सा कम आ रही थी। ठीक है, लेकिन दूसरा केस क्या था? हमारा एम क्या है कि मैकेनिकल एडवांटेज 2 से ज़्यादा मिले, हमारा एम यही है। लेकिन हमने फिक्स्ड पुल्ली देखा और मूवेबल पुल्ली देखा, दोनों केस में मैकेनिकल एडवांटेज 2 से ज़्यादा मिल ही नहीं पाए। तो ज़रूरत हो गई हमको कॉम्बिनेशन ऑफ पुल्ली की, और कॉम्बिनेशन ऑफ पुल्ली में हमने एक पुल्ली का कॉम्बिनेशन देख लिया कि जब हमने एक पुल्ली को फिक्स्ड रखा और बहुत सारी पुल्ली को हमने मूवेबल रखा था, बहुत सारी पुल्ली को हमने क्या रखा? मूवेबल रखा था। ठीक है, तो अब हमें दूसरा केस देखना है कि जब हमने पुल्ली को क्या किया है? बहुत सारे को मूवेबल किया है, बहुत सारे को फिक्स भी कर दिया है। तो बहुत सारी पुल्ली को जो फिक्स करें और बहुत सारी पुल्ली को जब मूवेबल करें, तो ऐसे पुल्ली को हम लोग ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम बोलते हैं। उसको हमें करना है, इसी लेक्चर में ही हम इसको भी करेंगे। यूजिंग द सेवरल पुल्ली इन द 2 ब्लॉक, 2 ब्लॉक में हमने बहुत सारे पुल्ली को यूज कर लिया है और उसे ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम बोलते हैं। जो लोअर ब्लॉक होता है वो मूवेबल पुल्ली होता है, और जो अपर ब्लॉक होता है वो फिक्स्ड पुल्ली होता है, और इसे कंबाइंड फॉर्म में ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, कि कई ब्लॉक बनाते हैं और ब्लॉक बना के हम किसी वेट को टैकल कर रहे होते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, डायग्राम हमारा थोड़ा सा बड़ा हो गया है, स्क्रीन पर आ ही नहीं रहा है। चलो दो पार्ट में दिखाएंगे। तो कह रहा है कि ये हमारा फिक्स्ड है, रिजिड सपोर्ट है। इस रिजिड सपोर्ट से हमने एक यहाँ फ्रेम कनेक्ट कर दिया और एक फ्रेम यहाँ कनेक्ट कर रखा है, लेकिन अभी इसको रिजिड सपोर्ट से कनेक्टेड नहीं किया है। रिजिड सपोर्ट से केवल इसी ब्लॉक को हमने कनेक्ट किया, और इस ब्लॉक में हमने 3 डिफरेंट शेप की पुल्ली ले ली है, डिफरेंट शेप की। ये थोड़ी छोटी पुल्ली है, ये थोड़ी बड़ी पुल्ली है, ये थोड़ी और बड़ी पुल्ली है। ठीक है, और इसको हम ब्लॉक बोलते हैं, इसको हम ब्लॉक बोलते हैं। और ये ब्लॉक हमने यहाँ रिजिड सपोर्ट से फिक्स कर रखा है, इसलिए इसको अपर ब्लॉक बोल रहे हैं। और अपर ब्लॉक की क्वालिटी ये है कि इसको फिक्स कर रखा है। जो नीचे वाला ब्लॉक है, उस ब्लॉक में हमने एक छोटी पुल्ली लिया, फिर उससे बड़ी पुल्ली लिया, और इस पुल्ली को ऐसे सेट कर दिया। इसको भी ब्लॉक बोलेंगे, इसको भी ब्लॉक बोलेंगे, लेकिन याद रहे कि इस ब्लॉक को हमने फिक्स नहीं किया है। ये ब्लॉक हमारा क्या है? मूवेबल है। ये ब्लॉक क्या है? मूवेबल है। और ये ब्लॉक अगर मूवेबल है तो यहाँ पर इससे हमने लोड सस्पेंड कर दिया है। अब लोड सस्पेंड कर दिया, ये लोअर ब्लॉक है, लोअर ब्लॉक को हम मूवेबल ब्लॉक बोल रहे हैं, इससे लोड सस्पेंड कर दिया है। ठीक है,
ये जो पुल्ली है ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम का, इसमें हमने 3 अपर ब्लॉक में लगाया है और 2 लोअर ब्लॉक में लगाया है। टोटल जो नंबर ऑफ पुल्ली हैं हमने कितना कनेक्ट कर दिया है, इसमें 5 पुल्ली रखा है, ठीक है, 5 पुल्ली रखा है। अब हमको क्या करना है, एक थ्रेड लेना है और उस थ्रेड को कुछ कनेक्शन करना है। तो हमने यहाँ से ऐसे कनेक्शन स्टार्ट किया, इस तरीके से ऐसे कनेक्शन स्टार्ट किया और यहाँ से ऐसे लाकर यहाँ पर ऐसे और यहाँ पर देखो ये कर दिया। तो आप देख रहे हो कि जो इफर्ट का डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और लोड का जो डायरेक्शन है वो भी हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन ही है, लोड का भी डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन ही है। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम। इस अरेंजमेंट को ही हम ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम बोलते हैं। आई होप ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम का कुछ पार्ट तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम क्या है, ठीक है। समझ पाइए ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम क्या है। एक और हमने ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम बनाया है जिसमें हमने 4 पुल्ली लिया है। अब 4 पुल्ली ली है हमने, तो आप जान सकते हैं कि 4 पुल्ली लिया है तो यहाँ पर देखो कि ये हमारा अपर ब्लॉक है, ये लोअर ब्लॉक है और अपर ब्लॉक में हमने 2 पुल्ली ली है और ये वाली छोटी पुल्ली है, ये वाली बड़ी पुल्ली है। लोअर ब्लॉक में ये वाली छोटी पुल्ली है और ये वाली बड़ी पुल्ली है। और यहाँ पर थ्रेड का कनेक्शन कुछ ऐसे करते हुए ऐसे किया है और इफर्ट ये है और लोड हमारा यहाँ पर है। ये जो लोअर ब्लॉक है इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ये मूवेबल ब्लॉक है और यहाँ पर जो अपर ब्लॉक है जिसको हमने फिक्स कर रखा है, ये देखो फिक्स कर रखा है, इसको अपर ब्लॉक बोल रहे हैं। इसमें 4 पुल्ली ली है, ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम में 4 पुल्ली ली है। ऐसे आप बना सकते हो, ऐसे आप देखो 4 लिया, यहाँ 5 लिया, फिर 6 7 8 ले सकते हो। लेकिन किसी भी हाल में ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम में जो मूवेबल ब्लॉक है इसका नंबर ऑफ पुल्ली इस फिक्स्ड, यानी कि अपर ब्लॉक से कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकता है। इट इज़ द वेरी नेसेसरी एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट शुड बी नोटेड। ये पॉइंट नोट भी करने होना चाहिए। क्या नोट होना चाहिए कि नंबर ऑफ पुल्ली इन द लोअर मूवेबल ब्लॉक डज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ पुल्ली ऑफ द अपर ब्लॉक, ठीक है, इक्वल नहीं होना चाहिए। इट इज़ ऑलवेज लेस देन होना चाहिए। ये हमेशा क्या होना चाहिए, लेस देन अपर ब्लॉक होना चाहिए। यानी कि नंबर ऑफ मूवेबल पुल्ली जो है वो लेस देन नंबर ऑफ फिक्स्ड पुल्ली ऑफ द ब्लॉक होना चाहिए। इसमें अगर 3 है तो इसमें 2 होगा, इसमें 3 है तो हाँ इसमें 3 हो सकता है। ऐसा आप कर सकते हो कि इस वाले में 3 है तो इसमें भी आप 3 ले लो, इसमें 4 है तो इसमें आप 4 ले लो, इसमें 5 है तो इसमें 5 ले लो। लेकिन कभी ये नहीं हो सकता है कि इसमें 6 है तो इस वाले में 7 कर दो। ये नहीं हो सकता है, ये इट इज़ इम्पॉसिबल केस कि ये नहीं हो सकता है कि इसमें आपने 6 लिया और इसमें 7 लिया। इसमें कभी भी नंबर आप पुल्ली ज़्यादा नहीं लेना, नहीं तो मैकेनिकल एडवांटेज नहीं मिल पाएगा आपको 2 से ज़्यादा। क्योंकि आपका एम क्या है कि मैकेनिकल एडवांटेज 2 से ज़्यादा लेना है हमको। मैकेनिकल एडवांटेज 2 से क्या लेना है, ज़्यादा लेना है हमको, तो वो नहीं मिल पाएगा आपको, ठीक है। तो आपका एम जो है उस पर ध्यान देना कि नंबर ऑफ मूवेबल पुल्ली, आपको नंबर ऑफ मूवेबल पुल्ली इसमें इस वाले में आपको क्या करना है, इस वाले में नंबर ऑफ मूवेबल पुल्ली आपको क्या लेना है, कम लेना है या बराबर लेना है इस फिक्स्ड पुल्ली के, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं इसको। जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा कि अच्छा, ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम की डेफिनेशन भी आप देख लो कि नंबर ऑफ द पुल्ली इन द मूवेबल लोअर ब्लॉक इज द केप्ट आइदर इक्वल टू और 1 देन द नंबर ऑफ पुल्ली इन द फिक्स्ड अपर पुल्ली। यही डेफिनेशन तो मैंने बता ही दिया था आपको। ये जो नोट पॉइंट है, ये हमने जो बोला अभी आपको, वो नोट पॉइंट में आपको लिख लेना चाहिए कि नंबर ऑफ पुल्ली जो है मूवेबल वाले में वो या तो कम हो या तो बराबर हो सकते हैं, लेकिन कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकते हैं फिक्स्ड पुल्ली अपर ब्लॉक के फिक्स्ड पुल्ली से, ठीक है। तो ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए, ये हमेशा होनी चाहिए ये बात। मैकेनिकल एडवांटेज अगर इसका हम कैलकुलेट करें तो मैकेनिकल एडवांटेज टी के इक्वल होगा। देखो यहाँ पर मैकेनिकल एडवांटेज टी के इक्वल होगा। ये मैकेनिकल एडवांटेज मैकेनिकल एडवांटेज अगर कैलकुलेट कर रहे हैं तो इफर्ट टी के इक्वल होगा। इफर्ट टी के इक्वल होगा, मैंने वहाँ मैकेनिकल एडवांटेज बोल दिया, इफर्ट टी के इक्वल होगा। लेकिन यहाँ का लोड देख लो, ये लोड किसके इक्वल हो जाएगा। इस लोड को कितने थ्रेड बैलेंस कर रखे हैं, 1
2 3 4 5 थ्रेड, तो 5 थ्रेड बैलेंस कर रखे हैं, तो लोड 5T के इक्वल हो जाएगा, लोड 5T के इक्वल हो जाएगा। अगर लोड 5T के इक्वल हो गया तो लोड को और भी कुछ लिख सकते हैं। देखो E जो है वो T के इक्वल हो गया, तो T को हम यहाँ पर क्या करें, E लिख दें, तो लोड इज इक्वल टू 5E हो गया, और इफर्ट इक्वल टू क्या हो गया, L/5। एक चीज़ देखो, लोड अगर मेरा 25 है, लोड मेरा क्या है 25 है, लोड मेरा 25 है, तो इफर्ट कितना हो रहा है, लोड बाई 5 है, तो इफर्ट मेरा कितना हो गया 25/5, तो कितना हो गया यहाँ पर 5 हो गया। यानी कि इफर्ट कम है और लोड मेरा ज़्यादा है, इफर्ट कम है और लोड मेरा ज़्यादा है। अब अगर इफर्ट कम है और लोड ज़्यादा है तो लोड के अपान में इफर्ट को ले आओ, लोड की अपान में इफर्ट को लेकर आओगे तो लोड अपान इफर्ट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 होगा, ये ग्रेटर देन 1 होगा, ये ग्रेटर देन का साइन तो लगाना ही पड़ेगा, और इफर्ट के यहाँ पर 1, और ये मैकेनिकल एडवांटेज बनेगा, मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1, यानी कि मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 मिल गया। वेलोसिटी रेशियो आप यही तो चाहते थे कि हमें 1 से ज़्यादा मिले, हमेशा 1 से ज़्यादा मिले, और मिल कितना रहा है, मिल कितना रहा है, 5 मिल रहा है मैकेनिकल एडवांटेज। तो आपका एम तो सक्सेसफुल हो ही गया, कि आपका एम यही था कि मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा क्या हो, कि 2 से ज़्यादा मिले, तो मैकेनिकल एडवांटेज यहाँ तो 5 मिल गया। अच्छा, अगर यहाँ 5 मिल गया मैकेनिकल एडवांटेज, तो इसको लिख कैसे सकते हो आप, लिख कैसे सकते हो, तो इसको लिखने के लिए आप क्या कर सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ द पुल्ली यूज्ड इन द ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम, ठीक है। तो ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम में जितना नंबर ऑफ पुल्ली मैंने यूज किया है, ठीक उसी के बराबर मैकेनिकल एडवांटेज आ गया, ठीक उसी के बराबर मैकेनिकल एडवांटेज आ गया, ठीक है। इन जनरल आप क्या कर सकते हो इसको, इन जनरल इसको क्या कर सकते हो आप। अच्छा, इन जनरल करने से पहले भी एक पॉइंट और हम देख लें ताकि आपको वो सिनेरियो समझ में आ जाए। देखो 4 पुल्ली जहाँ पर हमने कनेक्ट की है, देखो 4 पुल्ली जहाँ पर कनेक्ट की है, 4 पुल्ली जहाँ पर कनेक्ट की है ना, यहाँ पर इफर्ट किसके इक्वल आ रहा है, टी के इक्वल आ रहा है, लोड किसके इक्वल आ रहा है, देखो लोड, ये लोड जो है ना 1 2 3 4 टी के इक्वल आ रहा है। अब अगर 4T के इक्वल आ रहा है तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, लोड अपॉन इफर्ट होता है। मैकेनिकल एडवांटेज लोड की वैल्यू कितनी है, 4T है, इफर्ट की वैल्यू T है, T से T कैंसिल हो गया, मैकेनिकल एडवांटेज कितना आया, मैकेनिकल एडवांटेज कितना आया, 4 आया। ऐसे अगर हम ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम में 6 पुल्ली लेते, 7 पुल्ली लेते, 8 पुल्ली लेते, 7 पुल्ली अगर हम ले लेते तो मैकेनिकल एडवांटेज कितना आ जाता, 7 आ जाता। 8 पुल्ली ले लेते तो मैकेनिकल एडवांटेज 8 आ जाता। 9 पुल्ली ले लेते तो 9 आ जाता। यानी कि हम ये देख रहे हैं कि अगर हम मैकेनिकल एडवांटेज में देख कैलकुलेट करें और n पुल्ली ले लें तो मैकेनिकल एडवांटेज n आ जाएगा। और n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हम अब इसको जनरलाइज कर लेते हैं। अगर अब हम इसको जनरलाइज कर लें तो हम ये देखें कि मैकेनिकल इफर्ट अगर T है तो लोड हमारा NT आ रहा है, और लोड हमारा NE आ जाएगा, और इस केस में E इज इक्वल टू L/N आ जाएगा, और मैकेनिकल एडवांटेज जो होगा वो हमारा कितना आ जाएगा, वो MA इज इक्वल टू N आ जाएगा। और N जहाँ पर क्या रिप्रेजेंट करेगा, क्या रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ पुल्ली व्हिच इज इंसर्ट इन द ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम। ये N क्या है, नंबर ऑफ पुल्ली व्हिच इज इंसर्टेड इन द ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम क्या है। और अगर मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा एक से बड़ा आ रहा है तो दिस काइंड ऑफ पुल्ली इज ऑलवेज क्या है, ये फोर्स मल्टीप्लायर है, ये ओनली फोर्स मल्टीप्लायर है, नो गेन इन एनर्जी है, एनर्जी गेन नहीं हो रही है, केवल क्या हो रही है, ये फोर्स मल्टीप्लायर है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको फार्मूले को आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ भी मैंने लिख दिया है कि ये मशीन फोर्स मल्टीप्लायर है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ पुल्ली जो है वो n है, और मैकेनिकल एडवांटेज भी n ही आ रहा है, ठीक है। ये हो जाएगा। इसका वेलोसिटी रेशियो अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो वेलोसिटी रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वेलोसिटी रेशियो कैलकुलेट करने के लिए भी हमारे कुछ असम्पशन है, बिल्कुल ठीक उसी तरीके से जैसे पहले हमने किया था कि लोड अगर हमारा D चलेगा, लोड हमारा अगर D चलेगा, किसका लोड चलेगा, जो मूवेबल पुल्ली है उसका, अगर लोड उससे कनेक्टेड लोड अगर हमारा D चलेगा तो ईच सेगमेंट ऑफ द स्ट्रिंग सपोर्टेड टू द लोड, जो सपोर्टिंग लोड से जितने भी सेगमेंट ऑफ स्ट्रिंग हैं वो लूज्ड बाय द लेंथ D, वो सब डीलूज्ड हो जाएंगे, डीलूज्ड हो जाएंगे। और अगर वो सब डीलूज्ड हो गए तो एंड पर जो हमारा इफर्ट है मूव्स टूवर्ड्स द डिस्टेंस ND चलेगा। अगर एक हमारा, देखो इधर ये मैं समझाता हूँ आपको, अगर ये हमारा D चल गया, ये हमारा D चल गया, तो हर एक स्ट्रिंग D चलेंगे,
तो इफर्ट हमारा कितना चल जाएगा। अगर ये एन स्ट्रिंग है, कितने स्ट्रिंग है, एन स्ट्रिंग है, तो इफर्ट हमारा एन डी स्ट्रिंग चल जाएगा, ये एन डी चल जाएगा, ठीक है। कितना चल जाएगा, एन डी चल जाएगा। तो जब हमारा लोड जो है वो कितना चलेगा, लोड हमारा डी चलेगा, तो इफर्ट वाली स्ट्रिंग कितनी चलेगी, एन डी चल जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ स्ट्रिंग हमारे पास एन है, तो वो एन डी चल जाएगी। कितना चल जाएगा, एन डी चल जाएगा। और एन डी चल गया तो अब आप क्या वेलोसिटी रेशियो कितना पाएंगे आप, तो वेलोसिटी रेशियो कितना पाएंगे आप, वेलोसिटी रेशियो आप पाएंगे इफर्ट अपान लोड, और इफर्ट आप एन डी चलाए हैं और लोड अपान डी चलाए हैं, तो डी से डी कैंसिल हो जाएगा और आपको मिलेगा केवल एन मिलेगा, वेलोसिटी रेशियो एन ही मिलेगा। तो वेलोसिटी रेशियो इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ स्ट्रैंड। स्ट्रैंड का मतलब जितनी भी इसमें वो लगे हुए हैं, थ्रेड लगे हुए हैं, उस थ्रेड में जितने भी टेंशन हैं तो उसके जस्ट इक्वल हो गया है, यानी कि नंबर ऑफ स्ट्रैंड के इक्वल हो गया है वेलोसिटी रेशियो। तो ऑलवेज चाहे एफिशिएंसी 1 हो चाहे 1 से कम हो, वो हर एक केस में वेलोसिटी रेशियो तो सेम होगा, वेलोसिटी रेशियो नहीं डिक्रीज होगा। ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम का लेकिन जो मैकेनिकल एडवांटेज होता है वो थोड़ा सा डिक्रीज हो जाता है, लेकिन आइडियल केस में तो वेलोसिटी रेशियो के बराबर ही होता है। तो एफिशिएंसी अगर हम कैलकुलेट करें तो मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो आ जाएगा, और मैकेनिकल एडवांटेज भी एन है, वेलोसिटी रेशियो भी एन है, तो ये कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, एफिशिएंसी भी 100 आ जाएगा। ये सारी चीज़ें हमने कैलकुलेशन आइडियल केस में कर रखी हैं। अगर हम प्रैक्टिकल केस देखें तो क्या देखेंगे कि प्रैक्टिकल केस में हम फ्रिक्शन ऑफ पुल्ली जीरो तो नहीं मान कर चलेंगे, और वेट ऑफ द पुल्ली भी, यानी कि ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम में मूवेबल जो है, मूवेबल पुल्ली का वेट भी हम जीरो मानकर नहीं चलेंगे, उसका कुछ ना कुछ वेट होगा जो लोड में ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो मैकेनिकल एडवांटेज इसकी रीजन में थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा, थोड़ा सा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, जिसके एवज में एफिशिएंसी भी थोड़ी डिक्रीज हो जाएगी, थोड़ी सी एफिशिएंसी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। मैकेनिकल एडवांटेज डिक्रीज विच है द एफिशिएंसी इज आल्सो डिक्रीज, ठीक। नोट पॉइंट क्या निकल कर आया फिर, द पुल्ली सिस्टम इज ओनली अ फोर्स मल्टीप्लायर, ठीक है। जो पुलिस सिस्टम है केवल और केवल फोर्स मल्टीप्लायर है, एंड जस्ट लाइक द अदर मशीन देयर इज नो गेन इन एनर्जी, यहाँ पर एनर्जी का गेन नहीं होता है। दिस कैन बी सीन एज फॉलो, वो हम देख सकते हैं किस तरीके से होगा, ठीक है। फॉलो वर्क डन बाय द इफर्ट ने कितना वर्क डन किया है उसको हमने इनपुट नाम दे दिया है। कौन सी एनर्जी का नाम दिया है, इनपुट एनर्जी। याद रखना, इफर्ट जो इनका काम करता है उसे इनपुट एनर्जी बोलते हैं, और लोड जो काम करता है उसे आउटपुट एनर्जी बोलते हैं। ये आपका जो मतलब कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। तो अगर इफर्ट कोई काम कर रहा है तो इफर्ट फोर्स, और इफर्ट ने कितना डिस्टेंस मूव किया है, वो डिस्टेंस मूव बाय द इफर्ट। तो इफर्ट फोर्स को हम ई से लिखते हैं, और इफर्ट फोर्स एन डी डिस्टेंस मूव कर रहा है, तो यहाँ से क्या हो गया, इनपुट एनर्जी एन ई डी हो जाएगा। अब हम कैलकुलेट करें वर्क डन ऑन द लोड ने कितना वर्क डन किया, और वर्क डन अगर लोड कर रहा है तो इस एनर्जी को हम आउटपुट एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, आउटपुट वर्क या आउटपुट एनर्जी बोलते हैं। अब वर्क जो होता है वो लोड इनटू या लोड फोर्स इनटू लोड डिस्टेंस होता है, या लोड मूव बाई डिस्टेंस मूव्ड बाई द लोड हो गया। तो डिस्टेंस मूव्ड बाई द लोड जो होगा वो डी ही है, और लोड एल है। तो ये हमारा जो लोड है, ये लोड पहले हमने कैलकुलेट कर लिया है, एन ई के इक्वल होता है। ये लोड किसके इक्वल होता है, एन ई के इक्वल होता है। ये देखो लोड एन ई के इक्वल होता है, ये यहाँ पर देख लो, लोड एन ई के इक्वल होता है। तो हमने यही वैल्यू रख ली यहाँ पर, एन ई की वैल्यू रख ली यहाँ पर लोड की जगह पर, और डी अपने आप में है ये, तो ये कितना मिल गया, एन ई डी मिल गया। अब अगर आप देखें कि मैकेनिकल एडवांटेज आपका लोड अपॉन इफर्ट होता है, यहाँ से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इस लोड को कैलकुलेट करने के लिए एन ई यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जहाँ पहले हमने दिखाया उसको कैलकुलेशन भी यहीं से होगा, ठीक है। कि मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू लोड अपॉन इफर्ट, और मैकेनिकल एडवांटेज आपका एन है तो मैकेनिकल एडवांटेज एन हो गया, लोड अपॉन इफर्ट तो लोड इक्वल टू एन ई हो गया। तो आप देख रहे हैं कि आपका लोड यानी आउटपुट एनर्जी जो है वो एन ई डी आया, इनपुट एनर्जी आप देख रहे हैं वो कितना आया, वो भी एन ई डी आया। अब आप देखें कि अब अगर आप देखें तो दोनों सेम आया, तो क्या गेन इन एनर्जी है, नहीं है, गेन इन एनर्जी नहीं है, ठीक है, गेन इन एनर्जी नहीं है। तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड देयर इज नो गेन इन एनर्जी, गेन इन एनर्जी नहीं है, ठीक है। तो ये इतनी चीज़ें हो गई। इफेक्ट ऑफ वेट ऑफ पुल्ली,
ऑन मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो एंड इफिशियंसी, ये भी हम लोग देख लेते हैं, इसी लेक्चर में कर लेंगे, ज़्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं ये, ठीक है। तो इफेक्ट ऑफ वेट ऑफ द पुल्ली, अगर पुल्ली का वेट जीरो नहीं है तो, यानी कि प्रैक्टिकल मशीन की बात हो रही है। अब पुल्ली का वेट जीरो नहीं है, अगर पुल्ली का वेट जीरो नहीं है तो क्या इफेक्ट होगा मैकेनिकल एडवांटेज पर, वेलोसिटी रेशियो पर और इफिशियंसी पर। तो वेलोसिटी रेशियो पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा, मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो ही वो इफिशियंसी ही डिक्रीज हो जाएंगे। तो कंसीडर कर लें कि एन पुल्ली लगे हुए हैं ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम में उसमें, और हम ये मानकर चल रहे हैं कि टोटल वेट ऑफ द लोअर ब्लॉक जो है वो W है। लोअर ब्लॉक जो है हमारा, उसका टोटल वेट क्या है, W है। अगर टोटल वेट W है तो उस केस में हम देखते हैं कि सारी सिनेरियो क्या होने वाले हैं। तो इफर्ट तो हमारा T ही रहेगा, और लोड में तो हमारा W ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये लोअर ब्लॉक का वेट भी W है, तो लोअर ब्लॉक में क्या हो जाएगा, W ऐड हो जाएगा, लोड में W ऐड हो जाएगा, और L प्लस W इक्वल टू NT होगा। जितने स्ट्रैंड होंगे वो स्ट्रैंड के नंबर के और टेंशन के प्रोडक्ट के इक्वल हो जाता है ये। तो ये कितना हो जाएगा, L यहाँ से हो जाएगा, W इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, NT माइनस W हो जाएगा, और L इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, N यहाँ से देखो टेंशन T के इक्वल है, E के इक्वल है, E के, तो E हो जाएगा, T की जगह पर E हो जाएगा, तो NE माइनस W हो जाएगा। अब मैकेनिकल एडवांटेज अगर आप कैलकुलेट करोगे तो लोड अपन इफर्ट हो जाएगा, लोड की जगह पर NE माइनस W रखोगे और इफर्ट की जगह पर इफर्ट रखोगे यहाँ पर। तो इसको सेपरेट कर लो, NE बाई कितना रख लोगे, सेपरेट करोगे तो ये सेपरेट करोगे तो NE अपान E हो जाएगा और इक्वल टू W अपान E हो जाएगा, E से E कैंसिल हो जाएगा और N माइनस W अपान E हो जाएगा। यही वैल्यू यहाँ पर मिलेगी आपको, और मैकेनिकल एडवांटेज फिर आपको वही मिला है, मैकेनिकल एडवांटेज वही मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है मैकेनिकल एडवांटेज आपको, मैकेनिकल एडवांटेज क्या मिला हुआ है, वो मिला हुआ है आपको N माइनस W बाई E मिला हुआ है, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि मैकेनिकल एडवांटेज इज लेस देन द आइडियल वैल्यू N, आइडियल वैल्यू N से छोटी मिलेगी, ज़्यादा नहीं छोटी मिलेगी, थोड़ी सी छोटी मिलेगी मैकेनिकल एडवांटेज। उस देखो मैकेनिकल एडवांटेज जो आपने कैलकुलेट किया था N, उससे तो छोटा आ गया, क्योंकि किस फैक्टर से छोटा है ये भी आपको पता होना चाहिए, W बाई E फैक्टर से छोटा आया है, ठीक है। लेकिन वेलोसिटी रेशियो पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैंने पहले ही बताया, वेलोसिटी रेशियो उतना ही रहेगा, वेलोसिटी रेशियो एज इट इज रहेगा। तो अब इस केस में इफिशियंसी अगर आप कैलकुलेट करना चाहेंगे तो इफिशियंसी मैकेनिकल एडवांटेज अपन वेलोसिटी रेशियो होता है, यही होता है। अब आप मैकेनिकल एडवांटेज की जगह पर तो ये वैल्यू पुट करेंगे, N माइनस W माइनस E रखेंगे, और वेलोसिटी रेशियो की जगह पर आप N रखेंगे। तो अब आप अगर N रखेंगे तो उसको सॉल्व कर लो, आप सॉल्व करो, तो N बाई N हो जाएगा, W बाई N E हो जाएगा, N से N कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस W अपान N E हो जाएगा, कितना हो जाएगा, N E हो जाएगा। अब वेलोसिटी, अब इफिशियंसी देखो कितना आ गया, 1 से कम आ गया कि नहीं आ गया, किस फैक्टर से कम आ रहा है, W अपान NE फैक्टर से कम आ रहा है, इतना से कम आ रहा है। तो इफिशियंसी आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कि इफिशियंसी क्या आ रहा है कि 1 माइनस W अपान NE आ रहा है। इफिशियंसी इज द रिड्यूस ड्यू टू द वेट ऑफ द लोअर ब्लॉक लेस देन द इफिशियंसी 1, 1 से कम आ गई है इफिशियंसी। और क्यों कम आई है, क्योंकि लोअर ब्लॉक का वेट 0 नहीं है, इसीलिए कम आ गई है इफिशियंसी। कह रहा है कि ग्रेटर इफिशियंसी पुल्ली इन द लोअर ब्लॉक, कह रहा है ग्रेटर इफिशियंसी पुल्ली इन द लोअर ब्लॉक शुड बी द लाइट एज पॉसिबल एंड द फ्रिक्शन लेस इन द वेयरिंग ऑफ द पुल्ली शुड बी द मिनिमाइज्ड बाय द यूज ऑफ द लुब्रिकेंट। कह रहा है अगर इफिशियंसी आपको ज़्यादा चाहिए तो आपको क्या करना होगा कि आप कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा ये रहे कि लोअर ब्लॉक क्या हो, बहुत हल्का रहे, लाइट वेटेड रहे, और दूसरी कोशिश ये रहे कि उस पर कोई फ्रिक्शन ना वर्क करे, और आप वहाँ पर बॉल बेयरिंग ये सब यूज करो, कोई फ्रिक्शन होनी ही नहीं चाहिए। और इसके लिए आप लुब्रिकेंट ऑयल ये सब यूज कर सकते हो, जिससे कि आपका मैकेनिकल एडवांटेज इंक्रीज हो जाए, वेट ऑफ द पुल्ली लगभग फ्रिक्शन उसका 0 हो जाए, और लाइट पुल्ली आप लो तो ऐसे सारे केसेस मिल सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अब न्यूमेरिकल देखेंगे। पुल्ली का जो पार्ट ये B था ये हमने ख़त्म कर दिया है, ठीक है, पुल्ली जो पार्ट B था ये ख़त्म कर दिया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल के हम नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे पुल्ली से रिलेटेड, और आफ्टर दैट फिर हम लोग रिफ्रैक्शन स्टार्ट करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू बेटा।